हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने लेकर आया हूं ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी के अंदर जैसा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें ग्राफ कैसे बनता है, ट्री, इंसिडेंस मैट्रिक्स, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, कट सेट, फंडामेंटल कट सेट, टाई सेट और फंडामेंटल टाई सेट, ये कुल मिलाकर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं आपके सामने ग्राफ, ट्री, इंसिडेंस मैट्रिक्स और रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स लेकर के आया हूं। साथ ही साथ रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स से कैसे हम नंबर ऑफ ट्रीज किसी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बने रहें इलेक्स गुरु पर। वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो आइए अब हम बात करते हैं ग्राफ थ्योरी की। तो सबसे पहले हम ये समझें कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ बेसिकली किसी नेटवर्क का एक लाइन रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ का उपयोग हम जैसे बेसिक हमारी सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स केसीएल, केवीएल, नोड या मैश एनालिसिस है, उसी टाइप से हम इसका उपयोग करते हैं। और उनका उपयोग करके जैसे हम सर्किट एलिमेंट्स में करंट और वोल्टेजेस का मान निकालते हैं, उसी टाइप से ग्राफ थ्योरी की सहायता से भी हम किसी सर्किट एलिमेंट्स में करंट या वोल्टेज का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही लेते हैं कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे या ग्राफ बनाने की क्या मेथड होती है। सपोज ये हमारे पास नेटवर्क है। इस नेटवर्क में हम देख पा रहे हैं कि एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स, रेजिस्टेंसेस, इंडक्टर और कैपेसिटर नेटवर्क एलिमेंट के फॉर्म में कनेक्टेड है। इस नेटवर्क का जब मुझे ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ बनाने के लिए मैं रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर को एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करूंगा। एक लाइन सेगमेंट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल लाइन हम बना देंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को हम इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से, आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस करते हैं। और आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंसेस, जैसा कि हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि एक वोल्टेज सोर्स का आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है और करंट सोर्स का आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स का आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस 0 और करंट सोर्स का आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। और जब आप 0 और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने की बात करते हैं तो 0 रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को हम ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है और करंट सोर्स को आपको ओपन सर्किट करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि हम ओपन और शॉर्ट उनको क्यों कर रहे हैं। तो हमारे पास जब हम किसी नेटवर्क में इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर को लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे और सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास एक लाइन रिप्रेजेंटेशन, किसी सर्किट का एक लाइन रिप्रेजेंटेशन आएगा। ये जो लाइन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इन लाइंस को या इन एलिमेंट्स को हम बेसिकली ब्रांचेस कहते हैं। ये जो लाइन सेगमेंट्स है, इन लाइन सेगमेंट्स को हम ब्रांच बोलेंगे। अब दो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पर कनेक्ट होंगे उन पॉइंट्स को हम नोड्स बोलेंगे। तो जैसे अगर सपोज यहाँ पर देखें तो ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। हम जनरली जब तक वोल्टेज चेंज नहीं होता तब तक अलग नोड नहीं कंसिडर करते, तो मतलब ये डिनोमिनेटर में हम एक ही नोड मानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कई बार ज़्यादा नोड ना हो, इसलिए हम कॉम्बिनेशन, मतलब एक, जैसे सपोज हमारे पास कोई एक ब्रांच है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो हम अलग अलग ब्रांच नहीं मान करके इसको पूरे को, चूंकि वोल्टेज सोर्स मुझे शॉर्ट सर्किट करना है और रेजिस्टेंस को भी मुझे शॉर्ट सर्किट करना है, तो दो अलग अलग ब्रांचेस ना कंसिडर करते हुए मैं इसको सिंगल एक ब्रांच से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इस टाइप से जब मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को किसी नेटवर्क में अप्लाई करूंगा तो देखिए मेरे पास, जैसे इस पर्टिकुलर नेटवर्क में अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर को हम शॉर्ट कर दें, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दें और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दें, तो हमारे पास देखिए कैसा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिल रहा है। ये पहले मैं नोट्स बना रहा हूँ। इन नोट्स को बनाने के बाद देखिए मेरे पास ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इस वोल्टेज सोर्स को, यहाँ पूरा एक ही नोड हम मान रहे हैं इसलिए एक नोड हो गया। ये वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट कर दिया, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, ये आर शॉर्ट हो गया, ये आर शॉर्ट हो गया, ये एल शॉर्ट हो गया। एक ब्रांच और है यहाँ पर,
ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया और ये ओपन सर्किट हो रहा है, मतलब हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये 1 2 3 4 नोड हमने कंसिडर किए हैं। और अगर मैं इनको ब्रांचेस को A B C D E और F ब्रांच बोल दूं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये A B C, ये D ब्रांच है, ये E ब्रांच है और ये F ब्रांच है। और ये जो नोड्स हैं हमारे 1 2 3 4, ये इस टाइप से 1 2 3 4 नोड्स है। तो इस टाइप से हम किसी भी ग्राफ से इस ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करके, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके जो मुझे लाइन रिप्रेजेंटेशन मिलता है नेटवर्क का, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, इस ग्राफ में देखिए ग्राफ से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज कई बार आपसे पूछी जा सकती है या आप यूज करना पड़ सकती है आपको। तो हमारे पास जो एक ग्राफ है, ये ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है या नहीं, ये हमें देखना होता है कि कनेक्टेड ग्राफ है या अनकनेक्टेड ग्राफ है। क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि ग्राफ कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं। तो कनेक्टेड ग्राफ का मतलब ये हुआ, जैसे अभी हमारे पास ये एक ग्राफ अभी हमारे पास जो हमें मिला था वो ये ग्राफ था। इस ग्राफ में हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जितना भी नोड है वो नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम किसी भी नोड से किसी दूसरे नोड तक जा सकते हैं। तो ऐसे ग्राफ को हम कनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। सपोज हमारा ग्राफ ये नहीं होकर के और हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता, ऐसा, ये पूरा किसी नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे मिलता, तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये अनकनेक्टेड ग्राफ है। एक क्लासिफिकेशन और होता है जिसमें हम ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ या अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब जिस ग्राफ में कुछ करंट की डायरेक्शंस हमें दी हुई हो। जैसे अगर मैं इस ग्राफ में इनिशियली अगर यहाँ पर ये एरोज में नहीं बनाता हूँ तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस टाइप से कुछ डायरेक्शंस दे दूँ तो ये डायरेक्शंस होने के बाद में ये एक डायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ का क्लासिफिकेशन हुआ और ये बहुत आसान है। मतलब किसी नेटवर्क का अगर मुझे ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए तो मैं बहुत आसानी से ग्राफ बना सकता हूँ। और ग्राफ बना करके मैं, अगर मुझे इसका क्लासिफिकेशन भी पूछा जाए तो इस टाइप से हम ग्राफ को क्लासीफाई भी कर सकते हैं। इसमें कहीं से कहीं कोई बहुत ज़्यादा टफ जैसा पॉइंट यहाँ पर नहीं बनता है। ग्राफ से आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप कोई सब ग्राफ लें। देखिए मुझे ट्री को जब डिफाइन करना पड़ेगा तो मैं सब ग्राफ टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, इसलिए मैं सब ग्राफ टर्मिनोलॉजी पर आता हूं। सब ग्राफ किसी ग्राफ का कोई पार्ट सब ग्राफ होता है। जैसे अगर सपोज इस पर्टिकुलर ग्राफ से मैं इतना सा पोर्शन एक्सट्रैक्ट कर लूं, नोड 1 2 और 4 वाला, और इसको मैं डायरेक्टेड भी शो कर दूं, तो ये एक सब ग्राफ हुआ। ये सब ग्राफ हुआ इस पर्टिकुलर ग्राफ का। तो सब ग्राफ उसी किसी ग्राफ का कोई पार्ट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, सब ग्राफ। बेसिक ग्राफ कैसे बनता है ये देखने के बाद हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राफ थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आपको कई एग्जाम में इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, उस वाले पोर्शन पर मैं चलता हूं, और वो होता है ट्री। अगर हमें ये पूछा जाए कि किसी ग्राफ का ट्री क्या होता है, ट्री कैसे बनता है, कौन, और ट्री के अंदर कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस अभी मैं कवर करता हूं 1 बाय 1। तो देखिए हमें ये समझना होगा कि कोई ग्राफ, अगर जैसे सपोज अभी जो हमने एग्जांपल लिया हम उसी एग्जांपल से चलते हैं। ये सपोज मेरे पास कोई एक ग्राफ है और इस ग्राफ में हमने ये कहा कि 4 नोड्स हैं और हमारे पास में 5 ब्रांचेज हैं। ये A B C D और E 5 ब्रांचेस। इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए मुझे जब ट्री बनाने होंगे तो ट्री बेसिकली सबसे पहली रिक्वायरमेंट, ट्री एक कनेक्टेड सब ग्राफ होगा। डेफिनेशन देखिए कई बार आपको एग्जाम में लिखने के लिए आती है, तो आप इस टाइप से लिखें कि ट्री एक कनेक्टेड सब ग्राफ होता है जिसके अंदर ग्राफ के सभी नोड्स होंगे। सभी नोड्स होंगे मतलब अगर मैं इसका एक ट्री बनाऊं तो इसके ट्री में सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई कि इस ग्राफ के जितने भी नोड हैं वो सारे नोड इस ट्री के अंदर होंगे। सभी नोड होंगे, कनेक्टेड सब ग्राफ होगा, n-1 ब्रांचेज होंगी, n-1 ब्रांचेज होगी, जहां पर
n नंबर ऑफ नोड्स है, n नंबर ऑफ नोड्स है, तो नोड्स की संख्या से एक कम, मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो 4 माइनस 1 मतलब 3 ब्रांचेस होनी चाहिए। अब ये जब 3 ब्रांचेस में कनेक्ट करूं तो उस वक्त कोई भी क्लोज्ड लूप भी ना हो, विथ नो क्लोज्ड लूप। ये आपकी ट्री की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। एक कनेक्टेड सब ग्राफ, एक कनेक्टेड सब ग्राफ का मतलब मुझे, अगर मैं इस टाइप से ये 3 ब्रांचेस कंसिडर करूं, क्योंकि मुझे 3 ब्रांचेस लेनी है, तो ब्रांच नंबर बी, ब्रांच नंबर सी और ब्रांच नंबर डी में कंसिडर करूं, तो ये एक ट्री है, इसको हम एक ट्री बोलेंगे, क्योंकि ये इन सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। यहां पर मुझे कोई क्लोज्ड पाथ, क्लोज लूप नहीं बन रहा है। क्लोज लूप बनने का मतलब, अगर मैं ए बी सी, अगर मैं सपोज यहां पर ये ट्री बनाऊं, ये अगर मैं ब्रांचेस ले लूं, तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, ये पहली बात तो कनेक्टेड सब ग्राफ नहीं है, क्योंकि ये वाला नोड किसी नोड से कनेक्टेड नहीं है। ये अगर हमने एक सब ग्राफ लिया, सब ग्राफ है क्योंकि ये इस ग्राफ का कोई पार्ट है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो क्या ये ट्री बनेगा? ये ट्री नहीं बनेगा। इसमें दो प्रॉब्लम्स हो रही है। एक तो ये आपकी ब्रांच का कंसेप्ट फेल हो रहा है, क्योंकि यहां पर आपने 4 ब्रांचेस ले ली, और दूसरा आपका क्लोज लूप भी बन रहा है। तो आपको हमेशा ऐसा देखना पड़ेगा कि आपके जो ट्री हैं, उन ट्री में हिट एंड ट्रायल से आप कई सारे ट्रीज बना सकते हैं। उन ट्री में सभी नोड्स हो, n-1 ब्रांचेस हो और कोई क्लोज लूप नहीं हो। जैसे अगर इसका मैं और कोई ट्री बना करके देखूं, तो देखिए आप देख सकते हैं कि हम एक ट्री ऐसा बना सकते हैं। ये देखिए, ये आपका नोड नंबर 1 2 3 और 4 है। ब्रांचेस मैंने ए बी और सी ले ली है, ए बी और डी ले ली है, बाकी ब्रांचेस मैंने कंसीडर नहीं किए। तो सारे कंडीशंस फुलफिल हो रही है, सभी कनेक्टेड है, सभी नोड्स है, n-1 ब्रांचेस है और कोई क्लोज लूप नहीं है। अब ट्री से रिलेटेड मतलब ऐसे कई सारे और भी बनेंगे। आप एक ट्री ऐसा बना सकते हैं, तो कितने ट्री बन सकते हैं वो निकालने का एक फॉर्मूला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक ट्री ये हो गया जिसमें मैंने ब्रांच बी, ब्रांच डी और ब्रांच ई कंसीडर किए। एक ट्री आप ऐसा बना सकते हैं, ये वाला, जिसमें ये नोड 1 2 3 चारों नोड है, और ब्रांच आपका ए है, ब्रांच आपका सी है और ब्रांच आपका ई है। तो ऐसे कई सारे ट्रीज हम बना सकते हैं। अब ये जो ट्रीज बना रहे हैं, इन ट्रीज में देखिए एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर समझें। ये जो पर्टिकुलर ब्रांचेस हमने ली है, मान लो जैसे सपोज मैं अगर इसी ट्री की बात करूं, ये जो सामने हमारे, हमने जो पहले सबसे पहले ट्री लिया था, हम इसी ट्री की बात करें, तो इस ट्री में जो ट्री की ब्रांचेस हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करिएगा, जो ट्री ब्रांचेस हैं, उन ट्री ब्रांचेस को हम ट्विक्स बोलते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद करना है, ट्री ब्रांच या ट्विक्स हम बोलेंगे। और जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं उनको हम लिंक्स बोलते हैं। लिंक्स किसको बोलेंगे हम? जो बाकी ब्रांचेस है। मतलब यहां पर जो दो ब्रांच छूटी हुई है, एक ब्रांच नंबर ए और एक ब्रांच नंबर ई, ये दोनों ही ब्रांचेस क्या है? लिंक्स है। मतलब अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझे ट्विक्स कहा जाए इस ट्री के लिए, तो इस केस में बी डी सी ब्रांच ट्विक्स है, और लिंक्स की अगर मैं बात करूं तो ए और ई है। इस ट्री में अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये जो दो ब्रांच रिमेनिंग है ये लिंक्स हो जाएंगी, और ट्विक्स अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं बात करूं तो ट्विक्स हो रहा है ए बी और डी, और लिंक्स की अगर मैं बात करूं तो लिंक्स हो रहा है सी और ई। तो इस टाइप से ट्री से आपको क्या निकालने पड़ सकते हैं? ट्विक्स और लिंक्स भी आपको बताना आना चाहिए। ट्री के अंदर ट्विक्स और लिंक्स के बाद में देखिए, यहां अगर मान लो टोटल ब्रांचेस बी हो, अगर किसी ग्राफ में अगर हम ये कहें कि बी ब्रांचेस हैं, टोटल ब्रांचेस बी हैं, एन नोड्स हैं, तो नंबर ऑफ ट्विक्स मतलब टी ब्रांचेस, तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि n-1 होगी। अगर मान लो नंबर ऑफ लिंक्स l है, तो l इक्वल टू कितना होगा? l इक्वल टू होगा टोटल जो ब्रांचेस है -n-1।
तो इसको अगर आप सोल्व करें तो हो रहा है b माइनस एन प्लस 1। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे, और इस माइनस को कभी माइनस बाहर कर देंगे, कभी प्लस अंदर कर देंगे, और इस टाइप से करके कंफ्यूज किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इसको याद रखें। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जा सकता है। तो किसी ट्री से, किसी ग्राफ से ट्री बनाना, ट्री के अंदर ट्विक्स और लिंक्स क्या हैं, और n की टर्म्स में, b की टर्म्स में नंबर ऑफ ट्विक्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ लिंक्स के फॉर्मूलेस क्या हो सकते हैं, वो सारा चीज अभी हमने यहाँ पर ये कवर कर लिया है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ग्राफ हमने सबसे पहले देखा, ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ से ट्री कैसे बनेगा, और अब ट्री से हम आते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स पर। इंसिडेंस मैट्रिक्स जैसा कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स से मतलब कुछ रोज और कुछ कॉलम्स इसके अंदर होंगे, कुछ रोज होंगी और कुछ कॉलम्स इसके अंदर होने वाले हैं। ये जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंसिडेंस मैट्रिक्स n क्रॉस b मैट्रिक्स होगा। n क्रॉस b मैट्रिक्स होगा मतलब n नंबर ऑफ रोज होंगी और b नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ये b क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस है, मतलब जितनी ब्रांचेस हैं उतने कॉलम्स होंगे, और जितने नोड्स हैं उतने इसके अंदर क्या होंगी, रोज होंगी। तो अगर जैसे सपोज हमारे पास जो अभी पर्टिकुलर ग्राफ अभी हमने कुछ समय पहले कंसिडर किया था, वही ग्राफ अगर हम फिर से कंसिडर करें, इसमें हमने 4 नोड लिए थे और ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। इसमें ये ए ब्रांच है, ये बी ब्रांच है, ये सी ब्रांच, ये डी ब्रांच और ये ई ब्रांच है। 5 ब्रांचेस है और 4 इसमें नोड्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए अगर मैं इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाऊंगा तो मुझे 4/5 का एक मैट्रिक्स मिलने वाला है, 4 रोज और 5 कॉलम का। अब अगर ये मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट्स अगर मैं ए आई जे मानूं, ए आई जे मतलब आयत, रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट ए आई जे हो, तो इस ए आई जे की वैल्यू, यहां आप समझिएगा अच्छे से, इस ए आई जे की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी या 0 होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यही होता है कि हम इस प्लस माइनस में कंफ्यूज ना हो। अगर हम यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे तो हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स सही बनेगा और आपको एग्जाम में सही मार्क्स मिल जाएंगे। ए आई जे +1 होगा अगर जेथ ब्रांच लीविंग है ith नोड पर, ith नोड से। इफ जेथ ब्रांच इज लीविंग फ्रॉम ith नोड, मतलब जेथ ब्रांच ith नोड से जा रही है। देखिए ये आप ऐसा कह सकते हैं कि माँ सरस्वती का भंडार है, आप जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो अगर यहां से बाहर जा रहा है इसका मतलब ये बढ़ेगा। आप इसको इस टाइप से कुछ हिंट बना करके याद रख सकते हैं कि +1 है, अगर बाहर है बांटेंगे तो बढ़ेगा, और अगर रोकेंगे तो, खींचेंगे तो कम हो जाएगा। अब ए आई जे -1 कब होगा, जब जेथ ब्रांच किसी नोड पर इंसिडेंट हो रही है या इनकमिंग है। अगर जेथ ब्रांच इज इनकमिंग मतलब अंदर की तरफ आ रही है एट नोड आई। अगर आई नोड पर जेथ ब्रांच आ रही है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। अगर जे ब्रांच नोड से दूर जा रही है, मतलब उसमें जो डायरेक्शन हमने बनाया है वो अगर बाहर जाता हुआ है तो उसको हम +1 लेंगे। और अगर जेथ ब्रांच उस नोड पर है ही नहीं, अगर जेथ ब्रांच इज नॉट प्रेजेंट ऑन नोड आई, अगर ith नोड पर जेथ ब्रांच है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। तो देखिए हम इसको बनाएंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ इन्हीं 3 पॉइंट्स को अच्छे से यूज करके और बनाना है। मतलब अगर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ और ए मैट्रिक्स इंसिडेंस मैट्रिक्स है, तो हमें ये पहले ही क्लियर हो गया है कि इस इंसिडेंस मैट्रिक्स में
इस इंसिडेंस मैट्रिक्स में हमारे पास में 4 रोज होंगी और 5 हमारे पास में कॉलम्स होंगे। तो ये हम मान रहे हैं कि हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगा। और इस इंसिडेंस मैट्रिक्स में जो 4 रो हमने लिए वो 1 2 3 4 है, और जो कॉलम्स हमने लिए हैं वो A B C D और E है। हर ब्रांच के लिए एक कॉलम है और हर नोड के लिए एक रो है। अब आपको ये देखना है कि ith नोड पर, मतलब पहले नोड पर, यहाँ पर आप समझिएगा, पहले नोड पर A ब्रांच आ रही है या दूर जा रही है। तो पहले नोड पर A ब्रांच इनकमिंग है, आ रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका -1। B ब्रांच दूर जा रही है, ज्ञान है, भंडार है, बांट रहे हैं, बढ़ेगा, +1। C, इस पर्टिकुलर पहले नोड पर C ब्रांच नहीं है इसलिए 0, D नहीं है इसलिए 0 और E नहीं है इसलिए 0। इस पर्टिकुलर रो में वही एंट्री आएगी, उतनी ही एंट्री आएगी जितनी ब्रांचेस इस पर्टिकुलर नोड पर है। तो 2 ब्रांचेस है तो 2 एंट्री आएगी, बाकी सारी 0 रहेगी। इस सेकंड नोड पर अगर हम देखें तो B C D, मतलब हम A और E को तो पहले ही 0 कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो +1 -1 का कोई इशू नहीं है। A और E हमने 0 कर दिया। B सेकंड नोड पर पास आ रही है, तो पास आने के लिए -1। C और D दोनों दूर जा रही है तो +1 ऐसे ही थर्ड ब्रांच की अगर हम बात करें तो थर्ड ब्रांच पर हम देख पा रहे हैं, थर्ड नोड पर हम देख पा रहे हैं कि A B C ब्रांचेस नहीं है, इसका मतलब A B C एंट्री 0 हो जाएगी। थर्ड नोड पर D और E है, D पास आ रहा है और E दूर जा रहा है, तो ये +1 हो गया। फोर्थ नोड पर हम कह सकते हैं कि B और D नहीं है तो B और D 0 हो गया। A दूर जा रहा है इसलिए +1 होगा, D नहीं है, C है, C है, C है और C में हम ये देख पा रहे हैं कि वो पास आ रहा है तो -1 होगा, और E के लिए हम देख सकते हैं कि पास आ रहा है इसलिए -1 होगा। तो ये आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गई इंसिडेंस मैट्रिक्स की। इंसिडेंस मैट्रिक्स में n क्रॉस b मैट्रिक्स होगा और उसके एलिमेंट्स +1 -1 0 हो सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अब हम। इंसिडेंस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इंसिडेंस मैट्रिक्स को अगर हम देखिए ऑब्जर्व करें तो हर कॉलम में, जैसे ये ए कॉलम में अगर आप देखें तो एक -1 एक +1 है, अगर आप एडिशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। बी कॉलम में देखिए एक +1 -1 है, एडिशन करेंगे 0 हो जाएगा। सी कॉलम में भी एक +1 -1 है, डी कॉलम में भी एक +1 -1 है, ई कॉलम में भी एक +1 -1 है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एडिशन या समेशन अगर हम कर रहे हैं, एडिशन ऑफ इंडिविजुअल कॉलम इज 0 इन केस ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स में हर कॉलम का समेशन 0 होता है, साथ ही साथ अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इंसिडेंस मैट्रिक्स की होती है, इनको आप अपने दिमाग में याद रखिए। अब इस इंसिडेंस मैट्रिक्स में देखिए, हम आपको एक रिडंडेंसी टर्म हम आपको समझाना चाहेंगे। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक रो, आर्बिट्रली अगर आपको कोई भी एक रो अगर आप लें और उस रो को अगर आप इस मैट्रिक्स से हटा दें तो भी आप उस रो को वापस बना सकते हैं कि कहाँ कौन सी एंट्री है। जैसे सपोज यही मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स ए में से मान लो मेरे पास ये जो 4 कॉलम में 4 रोज है, इन 4 रोज में से मैंने एक रो, 4th रो मैंने हटा दी, तो मेरे पास क्या एंट्रीज बचेगी। देखिए ये ए बी सी डी ई है। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें और मैं लास्ट वाली रो को हटा रहा हूँ तो -1 +1 0 0 0, देन 0 -1 +1 +1 0 0 0 0 -1 और +1। अब देखिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए उस मैट्रिक्स को भूल जाएं और इस मैट्रिक्स को देखें और हम ये कहें कि ये कोई रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है जो कि ए से हमने बनाया है, तो उस इंफॉर्मेशन के बिना, मतलब अगर मेरे पास एक्चुअल मैट्रिक्स नहीं है तो भी मैं इस रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ए को फॉर्म कर सकता हूं। क्यों फॉर्म कर सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि हर कॉलम का एडिशन क्या होता है,
1 0 होता है, और हर कॉलम का एडिशन अगर 0 होता है इसका मतलब यहाँ बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि अगर -1 है तो यहाँ +1 आना चाहिए, +1 -1 ऑलरेडी आ गए तो यहाँ 0 आएगा, सिर्फ +1 है इसका मतलब यहाँ -1 है आएगा, यहाँ +1 -1 है तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ +1 है तो इसका मतलब यहाँ पर -1 आएगा। तो यही हमारी लास्ट वाली रो थी, 1 0 -1 0 और -1। तो यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि किसी इस मैट्रिक्स में एक रो अपने आप में, जब मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, उसको डील करने की बात कर रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक रो इस मैट्रिक्स में रिडंडेंट है, मतलब ऐसी है कि जिसका होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं भी हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिडंडेंट कहते हैं। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास ये, कि अगर ये है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी हम इसको यूज करके हम इसको जनरेट कर सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इंसिडेंस मैट्रिक्स से एक कोई रो डिलीट कर दूं तो उस मैट्रिक्स को मैं रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स बोलता हूं। इसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। आई होप आपको रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स का मीनिंग पता चल गया है। रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स की किसी भी एक रो को पूरी तरीके से डिलीट करने से अपने को मिलेगा। अब अगर हमने एक रो डिलीट कर दिया तो इसके डायमेंशन क्या होंगे? इसके डायमेंशन होंगे n-1 क्रॉस b, क्योंकि हमने कॉलम चेंज नहीं किए तो सारी ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, लेकिन हमने एक नोड कम कर दिया है, एक नोड वाली जो रो थी वो कम कर दी है, इसका मतलब इसका डायमेंशन n-1 क्रॉस b होगा। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी कि इंडिविजुअल का कॉलम का एडिशन 0 होगा, लेकिन हाँ यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है वो ये है कि अगर मुझे किसी ग्राफ के लिए नंबर ऑफ ट्रीज पता करना है, तो किसी ग्राफ के लिए नंबर ऑफ ट्रीज होती है डिटर्मिनेंट ऑफ AR रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स इनटू AR ट्रांसपोज। मतलब आप रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करके। मतलब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, ये AR है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो ट्रांसपोज हो जाएगा, आपकी जो रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब -1 +1 0 0 0, ये जो सेकंड है ये हो जाएगा 0 -1 +1 +1 0, और ये हो जाएगा 0 0 0 -1 +1। तो ये आपका क्या हो गया? रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो आप अगर रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करके उसका डिटर्मिनेंट निकाले, देखिए अगर ये इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो ये 3x5 मैट्रिक्स है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 5x3 मैट्रिक्स है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास में एक 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, और उसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं तो आप क्या करेंगे? अगर हमें AR इंटू AR ट्रांसपोज करना है सपोज, तो उस कंडीशन में देखिए आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स मिलने वाला है, और ये जो पहली एंट्री है इसका पहला रो इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 -1 +1 हो जाएगा, +1 +1 +1 है, तो ये -1 -1 +1 +1 मतलब ये हो गया आपका 2। फिर आपका जो फर्स्ट रो है इस सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो पहला एलिमेंट 0 हो गया, दूसरा -1 हो गया, आगे सारे 0 हैं तो ये सेकेंड एंट्री -1 आ गई। फिर ये थर्ड से, तो फर्स्ट सेकेंड एंट्री है इसका मतलब 0 रहेगा। फिर ये सेकेंड आपका इस फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए पहली एंट्री नहीं है, सेकंड एंट्री -1, उसके बाद सब 0 है इसलिए -1। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 0, फिर सेम हो रहा है इसलिए 1 2 और 3 हो जाएगा। फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले पर कुछ नहीं, दूसरे पे कुछ नहीं, तीसरे पर भी कुछ नहीं, चौथे पे इधर +1 इधर -1 इधर, इसका मतलब ये होगा आपका -1। फिर लास्ट वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट 2 में कुछ नहीं है इसलिए 0। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर 0 फिर 0, ये -1 और +1 है इसलिए -1। फिर ये जब लास्ट से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तक कुछ नहीं, +1 मतलब 2। तो ये आपके पास में एक AR ट्रांसपोज बन गया। इसका आपको डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ AR रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स और रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स ट्रांसपोज, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। मतलब आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं 2 -1 0
-1 3 -1 0 -1 और 2। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आप आपके इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू ये मैट्रिक्स बनेगा, तो हम डिटर्मिनेंट बनेगा इसका, मतलब 6 माइनस ऑफ -1 6 माइनस ऑफ +1, सो 6 -1 फिर माइनस ऑफ -1 मतलब +1, ये -2 और ये -2 और ये 0 है, 0 -0 और +0 इंटू समथिंग मतलब 0। तो ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है यहाँ पर देखिए, अब आपको मिल रहा है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 मतलब 10 और यहाँ हो रहा है -2, तो ये हो गया आपका 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, इस ग्राफ के अगर आप ट्रीज बनाएंगे तो 8 ट्रीज बनेंगे। चलिए हम 8 ट्रीज ट्राई करके भी देखें, 8 ट्रीज कौन कौन से बनने वाले हैं। तो ये अगर मेरे पास ग्राफ है, क्योंकि हमने ट्री का कंसेप्ट पूरा समझ लिया है, तो अब मेरे हिसाब से हमें ये समझ में आना चाहिए। ये सपोज मेरा ग्राफ है 1 2 3 4, तो कुछ ट्रीज तो हम पहले ही बना के देख चुके हैं। एक ट्री आपका ये बन रहा था, एक ट्री हमने ये भी बना के देख लिया था। हिट एंड ट्रायल से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितने बनेंगे वो अगर मुझे देखना है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा। एक ये बन रहा था, एक ट्री हम देख पा रहे थे कि ये बन रहा था। अब हमें और ट्रीज बनाने हैं। देखिए, तो एक ट्री आप ये बना लीजिए। ट्री की सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, सारे नोड्स होने चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, n-1 ब्रांचेस होना चाहिए, कोई क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको फॉलो करना है। ये एक और बन गया, तो ये 4 और 2 6 तो इजीली बन गए। अब 2 और बनाने हैं, तो देखिए आप बताइए 2 और कौन से बनेंगे। एक ट्री आपका ये बनेगा और एक ट्री हमारा ये बनेगा। ये देखिए, इन सभी ट्रीज में जो ब्रांचेस छूटी हुई है उनको हम लिंक्स कहते हैं। आप लिंक्स भी बना दें, ये लिंक्स छूटे हुए हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन हमने गड़बड़ कर दिया है, पर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हर केस में 2 लिंक्स है। तो ये देखिए, कुल मिलाकर के 8 हमारे पास क्या हो गए इस पर्टिकुलर केस में ट्रीज। नंबर ऑफ ट्रीज इस पर्टिकुलर केस में कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। तो इस टाइप से किसी भी ग्राफ के लिए कितने ट्रीज बनेंगे, अगर वो ट्रीज आपको देखना है तो आप उस ग्राफ के लिए इंसिडेंस मैट्रिक्स बना लीजिए। इंसिडेंस मैट्रिक्स से आप रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स निकाल लीजिए। रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो वो संख्या आपको मिल जाएगी कितने ट्रीज बनने वाले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये स्पेसिफाई यहाँ पर करना चाहेंगे कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक डायमेंशंस, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स कितने बाई कितने का होता है, इंसिडेंस मैट्रिक्स कितने बाई कितने का होता है, उसकी एंट्रीज कैसी होती है, फिर ट्री के डिफरेंट फीचर्स, ट्री की बेसिक डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, ग्राफ कैसे बनाना है। और इस इंसिडेंस मैट्रिक्स से अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं यहाँ से मुझे रोज से ये पता चल रहा है कि कितने नोड है। सपोज किसी ने ऐसे नोड्स बना दिए 1 2 3 4, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 4 नोड्स हमने बना दिए, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि ऐसा ही बनेगा। यहाँ देखिए, इस इंसिडेंस मैट्रिक्स के कॉलम से आपको ये पता चलेगी कि ए ब्रांच कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है। जहां जहां एंट्री है वहां वहां ए ब्रांच कनेक्टेड है, मतलब ए ब्रांच 1 और 4 के बीच में कनेक्टेड है। और ए पहले पर नेगेटिव है और चौथे पर पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले से ये चौथे की तरफ जा रही है। बी ब्रांच पहले और दूसरे के बीच कनेक्टेड है, ये पहले और दूसरे के बीच कनेक्टेड है, पहले से दूर जा रही है और दूसरे के पास आ रही है। सी ब्रांच दूसरे और चौथे के बीच में कनेक्टेड है, सी ब्रांच दूसरे और चौथे के बीच में कनेक्टेड है, दूसरे से दूर जा रही है, चौथे के पास आ रही है। डी ब्रांच दूसरे और तीसरे के बीच में है, तो ये दूसरे और तीसरे के बीच में है। डी ब्रांच दूसरे से दूर जा रही है, तीसरे के पास आ रही है। ई ब्रांच तीसरे और चौथे के बीच में है, तो ये तीसरे और चौथे के बीच में, तीसरे से दूर जा रही है और चौथे के पास आ रही है। तो ये वही सर्किट है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये 3, अगर ये 3 उठ करके अगर यहाँ आ जाए
तो वो वैसा का वैसा ही वापस बन गया जैसा ये था। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल हमने इस पार्ट में ये देखा या ये समझा कि हमारा जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो ग्राफ कैसे बनता है, ट्री क्या होता है, इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, और रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स की सहायता से हम कैसे किसी ग्राफ के लिए नंबर ऑफ ट्रीज बना सकते हैं, ग्राफ से इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना और इंसिडेंस मैट्रिक्स से ग्राफ बनाना, ये भी हमने समझा। तो ग्राफ थ्योरी के पार्ट 1 वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम जो इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं, कटसेट और टाइसेट मैट्रिक्स, जिसके साथ फंडामेंटल कटसेट और फंडामेंटल टाइसेट भी एसोसिएटेड है, उसको लेकर के हम आएंगे। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।